चलिए, आज पर्यावरण की हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने मुख्य तौर पर इसके सिलेबस को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा कि भाई एमपीपीएससी ने अपने सिलेबस में क्या क्या चीज़ें रखी है। इसके अलावा अन्य जो सवाल आए हैं वो कहाँ कहाँ से आए हैं उसको भी हमने देखा। उसी आधार पर हमने अपना एक नया सिलेबस डिज़ाइन किया था और उसमें हमने कुछ नए बिंदुओं को भी डाल रखा है, ठीक है। लेकिन इस दूसरी क्लास में हमारा ये उद्देश्य है कि भाई हम आपको पर्यावरण की एक पूरी पृष्ठभूमि समझाएं, शुरुआत से लेकर वर्तमान समय तक का पूरा जो इतिहास है पर्यावरण का, उसको हम समझने का प्रयास करें, ताकि हम आज पर्यावरण का अध्ययन क्यों कर रहे हैं या पर्यावरण वर्तमान समय में यदि सबसे प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, इन्वायरमेंटल इशू हर चीज़ में आजकल जो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है, या आज हम जलवायु परिवर्तन और प्रकृति या पृथ्वी को बचाने की बात करते हैं तो क्यों कर रहे हैं। इस पूरी घटनाक्रम को आपको जानने के लिए एक पूरा इतिहास देखना होगा कि पृथ्वी अपने उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक किस तरीके से आगे बढ़ी है और आज हम कहाँ आकर खड़े हुए हैं। यदि हम इस चीज़ को गंभीरता से समझें तो संभव है कि हम आगे तक की पूरी कहानी को भी समझ जाएंगे और आगे क्या हो सकता है इस भविष्य को भी आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें पृथ्वी की उत्पत्ति की, तो आप जानते हैं कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति, क्योंकि यदि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तो उसी से पृथ्वी का भी निर्माण हुआ, और ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति जिस प्रक्रिया के फलस्वरूप हुई उसी प्रक्रिया से पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई है। ओके, तो हमको पता है कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए एक प्रमुख सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी के रूप में हम जानते हैं। इस बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम ब्रह्मांड में एक पिंड था, एक वृहद पिंड था, एक बड़ा पिंड था, और उसमें अचानक अत्यधिक तापमान होने के कारण एक महाविस्फोट हुआ। एक महाविस्फोट होने के कारण इसके जो पार्ट्स है, इसके जो पार्टिकल्स है वो आसपास फैलते चले गए, और इस फैलने के दौरान इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसी पिंड से ग्रह बने, उपग्रह बने, निहारिकाएं बनी, तारे बने। ये इस थ्योरी के अंतर्गत कहा गया। इस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी, और इस थ्योरी को देने वाले व्यक्ति है जर्मनी के महान वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेंटर। उनके अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसी महाविस्फोट सिद्धांत के फलस्वरूप हुई है। और ये जो विस्फोट सिद्धांत है ये कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिस महाविस्फोट सिद्धांत से हुई है, तो जब उस पिंड में महाविस्फोट हुआ तो वह पिंड लगातार उस महाविस्फोट के बाद वो जो पदार्थ है वो लगातार एक्सपेंशन करते चले गए, उनका विस्तारण होते चला गया, और आज तक ब्रह्मांड विस्तार करते चला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यदि मान लीजिए शुरुआत में एक विस्फोट हुआ हो तो वो पिंड यहाँ पर रहा होगा और यहाँ से विस्तार लगातार होता चला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान समय में भी ब्रह्मांड विस्तारित है और इसका आदि है और न ही अंत है। ये लगातार विस्तारित होता चला जाएगा इस विस्फोट सिद्धांत के अनुसार। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की। तो चूंकि हमने कहा कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिससे हुई थी उसी से पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई है, इसका मतलब इसी महाविस्फोट सिद्धांत से पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई होगी। और जब महाविस्फोट हुआ तो पृथ्वी एक पिंड के रूप में रही होगी, और वो पिंड बहुत तप्त अवस्था में रहा होगा, क्योंकि वो पिंड जो फटा जिसमें महाविस्फोट हुआ वो अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक तापमान के कारण ही हुआ। इसका मतलब जब पृथ्वी शुरुआत में रही होगी तो वो बहुत तप्त अवस्था में रही होगी, ठीक है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि इस प्रकार का कुछ माहौल वहाँ पर रहा होगा। और फिर हम ये जानें कि भाई आखिर जब शुरुआत में पृथ्वी में इस प्रकार की सिचुएशन रही होगी, एक तप्त गोले के रूप में पृथ्वी रही होगी, तो वर्तमान स्थिति तक हम कैसे पहुँचे। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि जब शुरुआत में पृथ्वी तप्त अवस्था में थी तो वहाँ पर हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में ज्वालामुखी फटे, और जब ज्वालामुखी फटता है तो मान लीजिए कि ये एक ज्वालामुखी है, ये जब फटा होगा तो इसके अंदर से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं हमको वो देखना होगा। तो आपको पता है कि ज्वालामुखी का सबसे प्रमुख जो अंश है वो है लावा, जो
ज्वालामुखी फटने के साथ बाहर निकलता है। इसके बाद दूसरा पार्ट आप कह सकते हो राख या धूल कण जो तप्त अवस्था में होंगे। तीसरा आप कह सकते हो गोलाश्म, जो कुछ गोले गर्म अवस्था में होते हैं वो उनको गोलाश्म कहा जाता है। और कुछ गैसें, इतने प्रकार के चीज़ें अंदर से निकलती है। इसमें सबसे प्रमुख जो आपको समझना है वो है लावा को और दूसरा है गैसों को। यदि हम गैसों की बात करें तो ज्वालामुखी के फटने के साथ ही अंदर से अत्यधिक मात्रा में CO2 गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। वहीं दूसरी तरफ लावा तरल अवस्था में होता है। अब इन दोनों को ही हमको समझना है कि यदि CO2 गैस निकल रही है तो इस CO2 गैस से ही पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण होगा, क्योंकि जो CO2 गैस है वो एक ग्रीन हाउस गैस है और इस ग्रीन हाउस गैस के कारण ही पृथ्वी पर ये धीरे धीरे जैसे जैसे ज्वालामुखी फटेगा वैसे वैसे ये गैस पृथ्वी के वायुमंडल में जमा होते चले जाएगी और एक परत दर परत बनते चले जाएगी। इसका मतलब आपके वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें पहले से विद्यमान हैं उनमें ये CO2 सबसे प्रमुख है, जो पृथ्वी में कैसे आई, ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप आई। दूसरी बात, ये जो तरल अवस्था में लावा था, ये जब तरल अवस्था में लावा होता है और ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप जब फटकर बाहर निकलता है तो वो जमता है और चूंकि तरल अवस्था में है और वो जब जमेगा तो ठोस अवस्था में आ जाएगा। इसका मतलब इसमें जो तरल पदार्थ होंगे उनका क्या होगा, उनका वाष्पीकरण हो जाएगा और जब इनका वाष्पीकरण होगा तो ये वाष्पीकरण की फलस्वरूप कभी ना कभी ठंडे होंगे और क्या बनाएंगे, बादल। और जब बादलों में संघनन होगा तो ये वर्षा कराएंगे। जब वर्षा होगी तो चूँकि ज्वालामुखी की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ज्वालामुखी फट रहे हैं, तो ज़्यादा मात्रा में वर्षा भी होगी और फिर धीरे धीरे पृथ्वी ठंडे होते चले जाएगी और जो पानी नीचे गिर रहा है उसी से समुद्रों का निर्माण होगा। कुछ जो भाग ऊंचे रह गए उनसे महाद्वीप बने, जहाँ पानी जमा हुआ उनसे समुद्र बना। ये जो पूरी कहानी है इसको बताने का आशय ये रहा कि इस पृथ्वी पर यदि ज्वालामुखी क्रियाएं या कोई भी प्राकृतिक आपदाएं आ रही है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं बल्कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है। कहने का आशय ये है कि यदि कहीं ज्वालामुखी क्रिया ज्वालामुखी क्रिया हो रही है तो इसके कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी, इससे हमको कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी मिलती है। यदि भूकंपों की बात करें तो भूकंप कहीं आते हैं तो वो पृथ्वी पर बैलेंस करते हैं चीज़ों को। जो कोई भाग ऊंचा उठा हुआ है तो उसको नीचे दबा दिया जाता है, जो कोई नीचा दबाए तो वो ऊपर उठ जाता है। ये भूकंप के कुछ पॉजिटिव कार्य है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है कि यदि आज पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है या प्रकृति में यदि कोई अनावश्यक चीज़ें आ रही है तो उसका कारण क्या है, तो उसका सबसे प्रमुख कारण है मानव की गतिविधियाँ। इन्हीं मानवीय गतिविधियों के कारण इन प्राकृतिक आपदाओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, इनकी तीव्रता बढ़ती जा रही है। जहाँ पहले ये मान लीजिए कि एक साल में 5 बार आती थी, अब 50 बार आती है। जहाँ पहले ये 1 किलोमीटर के एरिया को प्रभावित करती थी, अब 10 किलोमीटर के एरिया को प्रभावित करती है। और ऐसा भी नहीं है कि बाढ़ या सूखा पहले नहीं आया हो, पहले भी आया है। पहले भी बाढ़ आती थी, आज भी बाढ़ आती है। लेकिन हम अब क्या परिवर्तन हुआ है? यदि वो बाढ़ हमको नुकसान पहुंचा रही है या नदी में यदि उफान आ रहा है, पानी बढ़ रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? या यदि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? मानव ही है। क्योंकि आप यदि नदी के किनारे अपना घर बसाओगे तो नदी में बाढ़ आएगी तो पानी तो आपके घर आना ही है। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। कहने का आशय ये है कि यदि आज प्रकृति में सर्वाधिक नुकसान यदि प्रकृति को नुकसान किसी ने पहुंचाया है तो मानव है। यद्यपि हम प्राकृतिक आपदाओं को भी गिनते हैं नकारात्मक प्रभावों में, लेकिन हमको ये जानना जरूरी है कि ये प्राकृतिक आपदाओं का कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ता है, सब कुछ नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। पृथ्वी जब इस प्रक्रिया के कारण पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होते चले जाएगी क्योंकि वर्षा हो रही है,
पानी जमा हो रहा है, इसी पानी में पहले एक कोशिकीय जीव, फिर बहुकोशिकीय जीव, और ऐसे करते करते पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ और आज हम इस अवस्था में पहुंच गए हैं। ठीक है। अब यदि हम पर्यावरण पर मानव के प्रभावों की बात करें तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस प्रकृति या इस पर्यावरण पर मानव ने प्रभाव डालना तभी से शुरू कर दिया जब मानव सभ्यता का विकास शुरू हुआ। यदि हम इतिहास की बात करें तो हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम अपनी पहली मानवीय सभ्यता मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिंधु घाटी सभ्यता के समय से अभी तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की जो दर है वो उस समय कम थी और आज अधिक है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की दर की यदि हम बात करें तो एक एग्जाम्पल से इसको हम समझ सकते हैं कि भाई ऋग्वैदिक काल में हम वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता को आपने दो भागों में बांट रखा है, ठीक है, इतिहास में, और इसमें एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेट वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल। तो हम कहते हैं कि भाई उत्तर ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो विस्तार था वो यमुना नदी तक था, यानी यहाँ तक था। इतने भाग में आर्य फैले हुए थे। आर्यों के फैलने का मतलब ये हुआ कि आर्यों ने इतने भागों में जंगल काटकर अपना घर बनाया और रहना स्टार्ट किया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो विस्तार है वो गंडक नदी तक फैल गया। जो भाग पहले इतने तक सीमित था वो बहुत तेज गति से यहाँ तक फैल गया। इसका मतलब कि तेज गति से अब वन कटे होंगे, और उसका कारण क्या था? उसका कारण था लोहे धातु का विकास होना। 1000 BC के आसपास लोहे धातु का विकास हुआ, और लोहे धातु का जब विकास हुआ तो तेज गति से मानव ने वन काटे, और वन काटकर कृषि भूमि का विस्तार किया, अपने आवासों का निर्माण किया। और तेज गति से आप देखोगे जैसे उत्तर वैदिक काल में हमने कहा कि भाई गंडक नदी तक विस्तार हुआ। फिर अगला जो उत्तर वैदिक काल के बाद आप पढ़ते हैं 6वीं सदी ईसा पूर्व का समय, जब भारत में 16 महाजनपदों का विकास हुआ। तो 16 महाजनपदों के समय में आपका विस्तार इतने एरिया में हो गया, आपका एरिया बढ़ता चला गया। एरिया बढ़ने का सीधा सा संबंध आप इस तरीके से समझें कि एरिया बढ़ रहा है मानव के निवास का, अर्थात जंगल कट रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ जानने वाली ये है कि मानव ने जो प्रकृति में अब हस्तक्षेप करना शुरू किया है वो एक पक्षी है। एक पक्षी कहने का मतलब कि अभी केवल आप या आर्यों के द्वारा जो अपना विकास किया गया, अपना विस्तार किया गया, वो केवल वनों को काटकर किया गया। अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधियां जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है वो अभी नहीं हो रही है। इसीलिए अभी तक जो विकास, मतलब उत्तर वैदिक काल या उसके बाद जो इतिहास में जो विकास होता रहा, वो एक कह सकते हैं कि उसका प्रभाव पर्यावरण पर सीमित रूप में पड़ा। लेकिन जब ये आया द ग्रेट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मतलब औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास की जब बात आती है तो इसकी शुरुआत आपको पता है कि 1750 मतलब 18वीं सदी के मध्य में इंग्लैंड से हुई, और वहाँ से फिर वो पूरे विश्व में फैली। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सीधा सा मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सीधा सा मतलब ये है कि भाई अब उत्पादन और वितरण के साधन जो पहले मानव और पशु केंद्रित थे, उसमें अब मशीनीकरण को बढ़ावा दिया गया। और जैसे ही उत्पादन की प्रक्रिया में मशीनें शामिल होगी तो उत्पादन की गति तेज हो जाएगी, उत्पादन बहुत तेज गति से होगा, वितरण का कार्य तेज गति से होगा, और वितरण करने के लिए आपको नई नई चीज़ें डेवलप करनी पड़ेगी, आपको निर्माण कार्य करना पड़ेगा, आपको सड़क बनाना पड़ेगा, आपको नए भवन बनाने पड़ेंगे ताकि आपके गोदाम में आप सामान रख सको। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आप परिवहन के साधनों का विकास करोगे। चूँकि अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ज़माना है, अर्थात उत्पादन की गति बढ़ रही है, इस कारण संसाधनों का दोहन भी तेज गति से होगा। इसका मतलब प्राकृतिक संसाधन जैसे मृदा, जल, वन, खनिज आदि का उपभोग बहुत तेज गति से बढ़ता चला गया।
आप इसके इम्पैक्ट को इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई यहीं से जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, इनका दोहन बहुत तेज गति से बढ़ने लगा, तो प्राकृतिक संसाधन कम होने लगे। दूसरा, आपने निर्माण कार्य किया, जैसे सड़क बनाया, रेल बनाया, पुल बनाया, ठीक है, इन सब से आपने प्रकृति में हस्तक्षेप किया। आपने खनन का कार्य किया, खनिज संसाधनों का खनन किया तेज गति से। आपने परिवहन के साधनों का विकास किया, और परिवहन के साधन जब विकसित हुए तो जीवाश्म ईंधनों का दोहन बढ़ गया। आपने पेड़ों को काटा, निर्वनीकरण हुआ, शहरीकरण को बढ़ावा मिला, और ये समस्त गतिविधियां केवल एक कारण से हो रही है, वो है क्या? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति ने बहुआयामी स्तर पर प्रकृति को प्रभावित करना स्टार्ट किया, और यही कारण है कि आज हम यदि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखते हैं तो मानव निर्मित कारण है, जिसमें सबसे प्रमुख कारण औद्योगिक क्रांति है। और यदि मैं बात करूं तो आप देखते होंगे आज यदि कोई पर्यावरणीय मुद्दे पर चर्चा होती है तो उसमें स्वाभाविक तरीके से विकासशील और विकसित देशों के बीच में विवाद होता है। और विकासशील और विकसित देशों के बीच में विवाद का सबसे बड़ा कारण यही है कि विकासशील देशों का मानना है कि भाई 1750 से आप लोग विकास की प्रक्रिया में भागीदार हो और तेज गति से विकास कर रहे हो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण। हम तो आज़ाद हुए 1950 में, और उसके बाद हम विकास की प्रक्रिया में शामिल हुए। इसका मतलब ये कि आप 200 साल पहले से हमसे विकास कर रहे हो, और आपने प्रकृति को 200 साल पहले से नुकसान पहुंचाना स्टार्ट किया है। इसका मतलब कि आपकी जिम्मेदारी पर्यावरण को बचाने की ज़्यादा है। और इसी मुद्दे पर विकसित और विकासशील देशों के बीच में विवाद होता है। ऐसा नहीं है कि विकासशील देश नहीं कहते कि हम लोग पर्यावरण को नहीं बचाएंगे। जैसे मैं भारत की बात करूं तो भारत हमेशा, आपको पता है कि पर्यावरण के संरक्षण में अग्रणी रहा है। आप COP26 को उठा के देखिए। COP26 जो 2021 में ग्लासगो में हुआ, उसमें पूरा विश्व एक तरफ था, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पंचामृत का फार्मूला दिया, जिसमें उन्होंने जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को कम करने के लिए और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, उसकी तीव्रता को कम करने के लिए, और साथ ही नेट जीरो के लक्ष्य को अपनाने के लिए 5 बिंदु दिए। और यही आपको दिखाता है कि हम कितने अग्रणी रूप से आगे कार्य कर रहे हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि विकासशील देश भागीदारी नहीं निभाना चाहते हैं, लेकिन विकासशील देशों का मानना है कि साझा परंतु विभेदीकृत नीति अपनाना है। इसका मतलब ये कि पर्यावरण को सही करने में, पर्यावरण के संरक्षण में हम विकसित देशों के साथ तो चलेंगे, लेकिन जिम्मेदारी विकसित देशों से कम होगी हमारी। विकसित देशों की जिम्मेदारी ज़्यादा होगी, और ये सही भी है। यदि आप नियम से देखें तो भाई विकसित देशों ने 1750 से लेकर औद्योगिक क्रांति की जब बात करते हैं तो इसमें यूरोप के कुछ देश, यूरोप के जितने विकसित देश हैं वो शामिल हैं, अमेरिका शामिल है। इन देशों ने 1750 के बाद से 1950 तक लगातार और अभी भी ये विकास कर रहे हैं, तेज गति से कर रहे हैं। इनके यहाँ कार्बन उत्सर्जन प्रति व्यक्ति अधिक है। भारत में एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में जितना कार्बन उत्सर्जन करता है उतना विकसित देश में एक व्यक्ति एक दिन में कर देता है, ऐसी कुछ रिपोर्ट कहती है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन की जो गति है वो कितनी है विकासशील देशों की तुलना में। हम यहाँ किसी को ब्लेम करने नहीं आए हैं, लेकिन हम यहाँ वास्तविकता बताने आए हैं कि भाई विकसित और विकासशील देशों के बीच में जो विवाद का मुख्य मुद्दा आज बना हुआ है उसको कैसे सही किया जा सकता है। उसको सही किया जा सकता है तार्किक सोच से और पर्यावरण को बचाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी को लेकर के। अब जब 1750 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो आपको पता है
कि इसी के कारण बहुआयामी स्तर पर प्रकृति में नुकसान पहुंचना स्टार्ट हुआ। और फिर जब 1950 का दौर आया, जब बहुत सारे देश आज़ाद हुए, गुलामी की जंजीरों से बाहर निकले, जिसमें भारत भी शामिल था, तो उन्होंने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपनाया और वहाँ से अब पूरा विश्व, अभी तक केवल जो विकसित कुछ गिने चुने विकसित देश पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे थे, वहीं अब दुनिया के सभी देश जो अभी नए स्वतंत्र हुए हैं वो भी इस प्रक्रिया में शामिल हो गए और पर्यावरण को नुकसान पहुँचने की दर बहुत बढ़ गई। तभी वैज्ञानिकों ने दावा किया कि अब मानव ने जो कार्य किया है, जो अपनी गतिविधि प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन किया है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट प्रकृति पर पड़ने लगा है। और 1960-70 के दशक में पहली बार वैज्ञानिकों ने ओजोन परत क्षरण की बात कही, अर्थात अब पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को पहली बार बताया गया। और जब पर्यावरण का नेगेटिव इम्पैक्ट मानव पर पड़ने लगा, तभी मानव ने पर्यावरण के बारे में सोचना शुरू किया, क्योंकि मानव की ये प्रकृति है कि जब तक कोई समस्या आती नहीं है तब तक हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते नहीं हैं। तो इसी क्रम में फिर 1960-70 के दशक से पर्यावरण अध्ययन का कार्य चालू हुआ, पर्यावरण का एक विषय के रूप में विकास हुआ। और आज आप देखोगे तो भारत सरकार जैसे अखिल भारतीय सेवाओं में 3 सेवाएं हैं, उसमें एक पर्यावरणीय सेवाएं भी शामिल करने का विचार कर रही है। कुछ आयोगों और समितियों ने अखिल भारतीय पर्यावरण सेवा बनाने की सिफारिश की है। इसी से आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैज्ञानिकों ने सबसे पहली बार बताया ओजोन परत क्षरण, और ओजोन परत क्षरण को आप जानते हैं कि सबसे पहली बार कहाँ देखा गया, ऐसे भी सवाल आते हैं। तो ऐसे सवाल जब आए तो भाई ओजोन परत क्षरण का सर्वाधिक प्रभाव जो दिखता है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में दिखता है। इसके कुछ कारण हैं जो मेंस की क्लास का हिस्सा है। यहाँ पर आपको इतना बस समझना है कि ये फैक्ट है कि ओजोन परत क्षरण को पहली बार अंटार्कटिका में देखा गया और देखने वाले वैज्ञानिक ऑस्ट्रेलिया के फॉरमैन थे। आगे बढ़िए। जब ये समस्या आई सामने तो इसके समाधान के लिए फिर विश्व में तेजी से कार्य किया जाने लगा और इस कार्य की शुरुआत हुई 1972 से, जब 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक बड़ा सम्मेलन बुलाया गया और पर्यावरण को बचाने के लिए या पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया यह पहला प्रयास था, पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था। इसीलिए इसको पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई, जैसे सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ जो निकल कर आई, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ ग्रोथ की संकल्पना। लिमिट ऑफ ग्रोथ की संकल्पना निकल कर आई। एक संगठन है, एक एनजीओ है जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम नाम के संगठन ने इस संकल्पना को सबसे पहली बार दिया और इस संकल्पना के अनुसार सामान्य तौर पर यदि हम बात करें तो आप ऐसे समझिए कि इन्होंने एक ग्राफ बताया और उसमें बताने का प्रयास किया कि यदि मानव की जनसंख्या बढ़ेगी, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ेगा, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा, तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी लगातार बढ़ती चली जाएगी या प्राकृतिक संसाधन लगातार कम होते चले जाएंगे। और एक ऐसा समय आएगा जब प्राकृतिक संसाधन लगभग समाप्त हो जाएंगे। अभी हम भले ही बहुत तेज़ गति से विकास करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तेज़ गति से कर रहे हैं और अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब प्राकृतिक संसाधन कम हो जाएंगे या लगभग समाप्त हो जाएंगे और आप चाह कर भी कितना भी जोर लगा लीजिए, आपकी जीडीपी ऊपर नहीं नीचे आएगी। यही बताता है लिमिट ऑफ ग्रोथ कि इसमें यदि आप यदि आपकी जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यदि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, यदि आपका संसाधनों का दोहन बढ़ रहा है, तो ये प्राकृतिक संसाधन जो ज़्यादा है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे और एक ऐसा समय आएगा जब ये समाप्त हो जाएंगे और फिर आपके विकास की जो समृद्धि दर है, जो आपकी जीडीपी की समृद्धि दर है, वो नीचे आना चालू हो जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। तो यहाँ पर 1972 के सम्मेलन में पहली बार पर्यावरण के संरक्षण के लिए बातचीत की गई
और पर्यावरण के संरक्षण को क्यों करना, पर्यावरण का संरक्षण क्यों करना चाहिए, इसको बताने का प्रयास किया गया लिमिट ऑफ ग्रोथ के माध्यम से। इसने ये सिद्ध किया कि यदि मानव अपने विकास की गति को पर्यावरण की शर्त पर आगे बढ़ाते रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये विकास की गति आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, ये नीचे आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। ये बताने का प्रयास किया। इसके अलावा कुछ और भी बातें हुई, जैसे फैक्ट की बात करें तो यहीं पर सबसे पहली बार चूँकि पर्यावरण को बचाना था तो एक संस्था की ज़रूरत थी, तो UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई। उसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई, इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने की घोषणा 1972 में हुई, लेकिन पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी की दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि छोटे मोटे काम होते रहे, जैसे ओजोन परत क्षरण को हमने देखा था, तो उसको बचाने के लिए सम्मेलन होते रहे देशों के द्वारा, जिसमें से एक बड़ा सम्मेलन वियना सम्मेलन था जो 1985 में हुआ। उसके बाद एक बड़ा सम्मेलन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूप में देखा गया जो 1987 में हुआ। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए। आप इसको याद रखिए कि ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है 1987 में हुआ है, और इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन कर दिया गया। और ये समझौता लागू हुआ 16 सितंबर को। इसीलिए हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस या विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं। अभी तक जो कार्य हो रहे हैं वो छोटे स्तरों पर हो रहा है। अभी आप मुख्य फोकस कहाँ कर रहे हैं? ओजोन परत पर कर रहे हैं, लेकिन अब आपको बड़े स्तर पर देखने की ज़रूरत थी। फिर आपको याद होना चाहिए कि सन 1988 में IPCC की स्थापना की गई। UNEP और WMO ने मिलकर 1988 में IPCC की स्थापना की, जिसका पूरा नाम इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है। ये जो संगठन है ये प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट जारी करता है जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की समस्या कहाँ तक पहुँच चुकी है और आगे कहाँ पहुँच जाएगी। प्रत्येक 7 वर्ष में इसकी एक बड़ी रिपोर्ट आती है। वर्ष 2021 में इसकी एक बड़ी रिपोर्ट 6वें नंबर की रिपोर्ट आई, और उसी के आधार पर 2022 में सम्मेलन हुआ, COP26 हुआ। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे कि भाई इसके बाद जो कार्यक्रम होगा, जो कार्यक्रम आगे बढ़ेगा वह वृहद रूप लेने लगेगा। तो इसी वृहद रूप के चलते आपको पता होना चाहिए कि एक बड़ा जो आयोग बना जिसका नाम है ब्रटलैंड आयोग, और उसको एक कार्य सौंपा गया कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण को जो नुकसान मानवीय गतिविधियों के फलस्वरूप पड़ा है उसका निदान कैसे किया जा सकता है। आखिर क्या करना होगा कि ये पर्यावरण समस्याएं जो सामने आ रही है उसको हम सुलझा सकें। तो इसी क्रम में सन 1983 में नॉर्वे की प्रधानमंत्री उस समय मिस ब्रटलैंड के नेतृत्व में एक ब्रटलैंड कमीशन की स्थापना की गई। 1987 में उसने अपनी रिपोर्ट पेश किया। अब रिपोर्ट किस नाम से पेश किया, इस पर भी सवाल बनता है। तो रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, और कॉमन फ्यूचर के नाम से इस रिपोर्ट को पेश किया गया। इस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ बातें बताई, और उसी बातों के आधार पर सन 1992 में ब्राज़ील के एक शहर रियो में एक बड़ा वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसको अनौपचारिक रूप से पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। तो सवाल ऐसे भी बन सकता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ, और कहाँ हुआ? रियो में हुआ। ये जो ब्रटलैंड आयोग है, इसके संदर्भ में एक सवाल ऐसा भी आ सकता है कि सतत विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस आयोग के द्वारा दी गई? तो सतत विकास की संकल्पना सर्वप्रथम ब्रटलैंड आयोग के द्वारा ही दी गई थी, और इसी सिफारिश को आगे बढ़ाते हुए सन 1992 में जब रियो में अर्थ समिट हुआ तो उसमें सतत विकास की अवधारणा को अपनाया गया। अब यहाँ पर हमको एक बात जानने वाली ये है कि जो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ है, पृथ्वी सम्मेलन
जो 1992 में हुआ है, इसमें आखिर कौन कौन सी बातें निकल कर आई? तो इसमें मुख्य तौर पर 4 बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, और ये 4 बातों के इर्द गिर्द ही आगे तक की पूरी कहानी होगी। पर्यावरण में सबसे ज़्यादा सवाल इन्हीं 4 बातों पर आए हैं। ठीक है, चलिए पहला मुद्दा जो था पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, सबसे पहला मुद्दा जो उभर कर आया वो था जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, क्योंकि इसी पर बातें चल रही थी। दूसरा जैव विविधता, तीसरा मरुस्थलीकरण को रोकना, क्योंकि आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन या पर्यावरणीय संसाधनों का सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव जो पड़ा है वो मृदा पर पड़ा है, और पूरे दुनिया की लाखों करोड़ों हेक्टेयर भूमि बंजर हो चुकी है। लगातार मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि आपने दैनिक जीवन में पढ़ा भी होगा कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यदि पड़ने वाला है तो एग्रीकल्चर पर पड़ने वाला है। एग्रीकल्चर पर इस रूप में कि मृदा अपना वास्तविक गुण खो देगी। मृदा की जो जैविक, रासायनिक और भौतिक विशेषताएं होती है उसमें नकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा। और मरुस्थलीकरण केवल रेतीली भूमि नहीं होती। मरुस्थलीकरण का आशय यह भी है कि भूमि अपनी उर्वर शक्ति खो चुकी है और अब वह बंजर अवस्था में जा चुकी है, और इसी बंजर अवस्था का अगला रूप आप मरुस्थलीकरण के रूप में देखते हो। ठीक है, तो मरुस्थलीकरण को रोकना। चौथा सतत विकास की संकल्पना। सतत विकास की संकल्पना। चलिए थोड़ा जल्दी से शीघ्रता से हम इसको देखें। जलवायु परिवर्तन की जब बात हुई तो जलवायु परिवर्तन के निदान के लिए एक बड़ी एजेंसी बनी जिसको कहते हैं UNFCCC, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना ये जो एक प्रकार की संधि है, जलवायु परिवर्तन करने के लिए एक प्रकार की संधि, समझौता है, संगठन है, जिस पर हस्ताक्षर किया गया 1992 में और लागू हुआ, हस्ताक्षर हुआ 1992 में और ये लागू कब हुआ? 1994 में। और इसी के अंतर्गत हर साल जलवायु परिवर्तन पर विश्व के देश आपस में मिलकर कोप करते हैं। ठीक है, UNFCCC के नेतृत्व में क्या होता है? कोप होता है। और आज तक यानी 2022 में लास्ट जो कोप हुआ है, कोप 27 हुआ है। कोप 27 हुआ है मिस्र नाम के देश में जो अफ्रीका में है, और वहाँ के एक शहर शर्म अल शेख में। तो हो सकता है कि यहाँ से भी सवाल बने। अब देखिए आपके पास ये जो 4 बातें हैं इसमें कई सारे सवाल निकल कर आएंगे, इन पर आपको फोकस करना है। यद्यपि इन सब चीज़ों को हमको आगे बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेकिन यह एक सिनॉप्सिस है, सिनॉप्सिस के फॉर्म में है, लेकिन यह एक केवल सिनॉप्सिस ही नहीं, इससे कई सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, उन पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ सबसे पहली बात जो पृथ्वी सम्मेलन में हुई, जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए या जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को डील करने के लिए एक संस्था बनी जिसको कहते हैं UNFCCC। और UNFCCC की स्थापना यदि हम इस पर हस्ताक्षर की बात करें तो 1992 में हुआ, लेकिन लागू कब हुआ? 1994 में। और इसी के अंतर्गत COP होता है। हर साल जलवायु परिवर्तन पर बातचीत करने के लिए विश्व के देश मिलते हैं। लगभग 198 देश इसके सदस्य हैं और वो आपस में मिलते हैं, हर साल बातें करते हैं। 2-3 दिन की बैठक होती है, उसमें देखा जाता है कि वर्तमान में हम कहाँ पर है और हमको अब क्या करना चाहिए जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आइए, जैव विविधता। जैव विविधता के संरक्षण के लिए हमने एक एजेंसी बनाई जिसको कहते हैं CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। यह एक ऐसी एजेंसी है जो
मुख्य तौर पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए काम करेगी। सीबीडी के अंतर्गत भी प्रत्येक 2 वर्ष में COP होता है, यानी कि इसके जो सदस्य देश होंगे वो आपस में हर 2 साल में मिलते हैं और बैठकें करते हैं। इनके जो कोप है, इस कोप में कुछ एग्रीमेंट निकल कर आए हैं, उसको हम यहीं पर समझ लें ताकि जैव विविधता से जुड़े हुए जितने प्रकार से सवाल बन सकते हैं उसके कुछ चीज़ों को हम यहीं पर जान लें। ठीक है, तो कोप में कुछ सम्मेलन में कुछ समझौते निकल कर आए हैं, उनको हमको ध्यान रखना है। जैसे एक आपको समझौता मिलेगा कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है वो जैव विविधता के संरक्षण के लिए वर्ष 2000 में किया गया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस विषय से संबंधित है? तो यह संबंधित है जैव सुरक्षा से। अर्थात जैव सुरक्षा से संबंधित प्रोटोकॉल का नाम क्या है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है। जैव सुरक्षा का आशय ये है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का यदि प्रयास करें तो सामान्य तौर पर हमने GM सीड्स का नाम सुना है, GM क्रॉप्स का नाम सुना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, अर्थात किसी फसल के जीन के स्तर पर जाके कुछ वांछित बदलाव कर दिए जाते हैं, उससे सामान्य जीन निकालकर उसमें कुछ विशिष्ट गुण वाले जीन हम डाल देते हैं, जिससे वो जो बीज होता है उसमें अधिक क्षमता आ जाती है। क्षमता कैसी आएगी? जैसे विपरीत परिस्थितियों में भी उसका उत्पादन अधिक अच्छा हो सकता है, कम पानी कम उर्वरक की सहायता से आप उत्पादन ज़्यादा कर सकते हो। इसके अलावा उसमें न्यूट्रिशंस की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। इस प्रकार से GM क्रॉप्स के माध्यम से आप क्या करते हो? अपना उत्पादन बढ़ाते हो। लेकिन इस GM क्रॉप्स का यानी कि ये जो आपने उत्पाद बनाया है जीन में परिवर्तन करके, उसका मानव पर या अन्य प्राणी या पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े, इसके लिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल किया गया। ठीक है, आगे देखिए। दूसरा नागोया प्रोटोकॉल। और नागोया प्रोटोकॉल हुआ वर्ष 2010 में। नागोया प्रोटोकॉल का संबंध है बायोपायरेसी से, जिसको हिंदी में जैव चोरी कहते हैं। बायोपायरेसी का सीधा सा मतलब बहुत सामान्य तरीके से हम समझें तो ऐसे समझिए कि यदि कोई विकसित देश किसी विकासशील देश में आकर उसके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके कुछ नए उत्पाद बनाता है और उस पर पेटेंट प्राप्त कर लेता है, एक प्रकार का सुरक्षा प्राप्त कर लेता है, पेटेंट प्राप्त कर लेगा, जो कि आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत आता है। तो यदि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्राप्त कर ले और उस चीज़ का, उस उत्पाद का यदि उसको लाभ हो रहा है और उस लाभ को वो स्थानीय समुदायों के बीच नहीं बांटता, तो यह जैव चोरी कहलाती है। इसका मतलब सामान्य तौर पर ये कि यदि कोई विकसित देश विकासशील देशों में आकर उसके संसाधनों का दोहन करता है, लेकिन उस संसाधन का जब दोहन करने के बाद वो लाभ उसको मिलता है, उस लाभ को वो उस देश के लोगों को नहीं देता जहाँ से उसने प्राप्त किया, तो वो जैव चोरी कहलाता है। और इसी के लिए नागोया प्रोटोकॉल किया गया। अगला, अच्छा हाँ, इसमें एक और बात, नागोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही आइची लक्ष्य निर्धारित किए गए। आइची, चूँकि आपको पता होगा कि नागोया जापान का एक शहर है, आइची भी वहीं का एक शहर है, और कुछ लक्ष्य डिसाइड किए गए। आइची लक्ष्य, जिसके अंतर्गत कुल 20 लक्ष्य थे, इसको प्राप्त करने का लक्ष्य डिसाइड किया गया। ठीक है, एक कुनमिंग घोषणा पत्र जारी हुआ। कुनमिंग, संभव है कि 2016 में, शायद हाँ 2016 में ही कुनमिंग घोषणा पत्र जारी हुआ चाइना में। और भी कुछ बातें जो अभी अपडेट हमको करना है, जैव विविधता जब हम पढ़ेंगे तो हम 2022 तक का इसमें अपडेटेड कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा तेज गति से। मरुस्थलीकरण को सुरक्षित करने के लिए UN
CCD की स्थापना की गई, UNCCD की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इसका स्थापना किया गया और इसके माध्यम से यह, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर UNFCCC की स्थापना की गई है, यहाँ CBD की स्थापना की गई है, वैसे UNSCCD की स्थापना की गई और इसके नेतृत्व में मरुस्थलीकरण को रोकने का कार्य चालू है। हाल फिलहाल में इसके अंतर्गत भी, चूँकि आपको पता हो कि ये भी कोप करवाता है, यानी इसमें भी बैठकें होती है। और हाल में ही कोप 15 भारत में हुआ 2019 या 20 में, और उसमें भारत ने 26 लाख हेक्टेयर भूमि को बंजर भूमि है उसको पुनर्स्थापित करने का टारगेट डिसाइड किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सतत विकास की संकल्पना यहाँ पर अपनाई गई और सतत विकास की संकल्पना के अंतर्गत एक जो समझौता हुआ जिसको कहते हैं एजेंडा 21। इसका मतलब एजेंडा 21 का संबंध सतत विकास से है। ये पूरे जो है ये जो भी चीज़ें हुई ये सब 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में हुई है। अब हमारा जो मुख्य फोकस है वो है जलवायु परिवर्तन। और आपको पता है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित यदि कोई चीज़ है तो वह है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण आज विश्व के समक्ष पर्यावरण की कई सारी चुनौतियां सामने हैं। उन्हीं में आप देख सकते हैं, जैसे आप पढ़ते होंगे कि भाई जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि पर इफेक्ट पड़ रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण जैव विविधता कम हो रही है, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री पारितंत्र पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रभाव आप देख सकते हैं। चलिए तो इसको डिस्कस करें अब। तो हमने कहा कि भाई UNFCCC की स्थापना 1992 में हुई और इसी के अंतर्गत हर साल कोप का आयोजन किया जाता है और इसी कोप के आयोजन में यह डिसाइड किया जाता है कि अब जलवायु परिवर्तन की समस्या के निदान के लिए, या ऐसा कह सकते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए गए। तो अब तक हुए उपायों को हम देखें तो इसमें हमको देखना होगा कि UNFCCC के अंतर्गत सन 1992 में जब UNFCCC की स्थापना हुई तो उसके बाद एक बड़ा सम्मेलन 1997 में UNFCCC के नेतृत्व में COP हुआ 1997 में, जो कि जापान के एक शहर क्योटो में हुआ और वहीं पर क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में इस पर बातें हुई, ये समझौता अपनाया गया, लेकिन इसको 2005 में लागू किया गया। 1997 में समझौता हुआ, लेकिन ये लागू कब हुआ? 2005 में। यहाँ भी सवाल बन सकते हैं। 2005 में समझौता लागू हुआ। अब इस समझौते में बातें क्या लिखी गई है? इस समझौते में मुख्य तौर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने पर फोकस किया गया है और इसमें वैसे बहुत सारी बातें हैं। जब हम जलवायु परिवर्तन पढ़ेंगे तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों को डिस्कस करें, लेकिन सामान्य बात हम यहाँ पर समझें कि भाई क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैसों को कम करने पर फोकस किया गया है और उसमें 6 ग्रीन हाउस गैसों को चिन्हित किया गया। उन 6 ग्रीन हाउस गैसों को के उत्सर्जन को कम करने के लिए मुख्य तौर पर विकसित देशों को जिम्मेदार माना गया और उनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई कि वह 2005 जब ये समझौता लागू हुआ, जिसकी समयावधि या कह सकते हैं कि जिसकी प्रतिबद्धता वर्ष 2008 से शुरू हुई, 2008 से लेकर 2012 तक, यानी कि 4-5 सालों में उनको 1990 के स्तर से 5.2% कार्बन उत्सर्जन को कम करना था। ये उसमें टारगेट डिसाइड किया गया। इसके अलावा इसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की अवधारणा आई, जिसके अंतर्गत कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग को आप पढ़ेंगे आगे। क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में आपको एक बात याद रखनी है कि यह 2 फेज़ में चला है। पहला इसका फेज़ 2008 से 2012 था और दूसरा फेज 2013 से 2020 था। लेकिन अब चूंकि इसका सेकेंड फेज 2020 में समाप्त होता, इसीलिए ज़रूरी था कि 2020 के पहले ही आप 2020 के बाद की रणनीति बनाएं और इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2015 में पेरिस जलवायु समझौता हुआ।
COP21 की बैठक फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई और उसमें पेरिस जलवायु समझौते को अपनाया गया, जिसमें कुछ कुछ बातें, जैसे सबसे प्रमुख बात जो ये निकल कर आई कि 2015 में जब ये पेरिस एग्रीमेंट हुआ तो विकसित देशों ने अब अपने हाथ खड़े कर लिए और विकसित देशों ने कहा कि अब क्योटो प्रोटोकॉल में हमने तो जैसे तैसे वो लोग मान गए थे कि उन्हीं को कम करना है कार्बन उत्सर्जन, लेकिन अब वो नहीं मानने वाले थे। विकसित देशों ने भारत और चाइना जैसे विकासशील देशों पर यह आक्षेप लगाना शुरू कर दिया कि इन देशों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और यह भी तेज गति से विकसित हो रहे हैं, विकास कर रहे हैं और यहाँ कार्बन उत्सर्जन तेज गति से बढ़ रहा है। इसीलिए भारत, चाइना जैसे विकासशील देशों को भी विकसित देशों के साथ बराबरी में खड़े होकर पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करना होगा। विकसित देश इस बात पर अड़ गए कि अब वो पर्यावरण संरक्षण के लिए एकमात्र विकसित देश ही कार्य नहीं करेंगे, विकासशील देशों को भी कार्य करना होगा। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि पेरिस एग्रीमेंट जब हुआ तो इसमें विकसित देशों पर कोई बाध्यकारी समझौता लागू नहीं किया गया जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में किया गया था, लेकिन सभी देशों को कहा गया कि आप जो है अपने स्तर पर स्वैच्छिक रूप से कार्बन में कटौती करने का डिसीजन ले, और सभी देशों ने इसमें लिया। यूनाइटेड स्टेट्स 25 से 28% तक लिया, ठीक है, चाइना ने 60 से 65% तक लिया। ये बातें होती रही, इसी को कहते हैं INDC, ठीक है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसके आगे आप देखेंगे कि 2021 में IPCC की 6वीं रिपोर्ट आई जो हर 7 साल में आती है। उसी के अंतर्गत IPCC ने कहा कि भाई आपने 2015 में जो पेरिस जलवायु समझौता किया है उसके अंतर्गत जो INDC का लक्ष्य अपनाया है उससे जलवायु परिवर्तन को आप नहीं रोक सकते, यानी कि आप जो टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना चाहते हैं वो संभव नहीं है। इसीलिए आपको अब नेट जीरो अपनाना चाहिए। इसीलिए 2021 में जब COP26 हुआ जो ग्लासगो में हुआ तो वहाँ पर पहली बार नेट जीरो की संकल्पना को लेकर आया गया, और वहाँ पर आप देखेंगे कि विकसित देशों ने इस COP26 में नेट जीरो का अपना टारगेट फिक्स किया 2050, चाइना ने अपना टारगेट फिक्स किया 2060 और भारत ने अपना टारगेट फिक्स किया 2070। और वर्तमान समय में इस नेट जीरो की संकल्पना को ही लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा प्रयास है कि इस नेट जीरो अर्थात जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को जीरो करना, और जितना कार्बन आप उत्सर्जन कर रहे हो उसको पौधारोपण करके अधिक से अधिक पेड़ लगाकर उसको कंज्यूम करना है नेचर से, ताकि नेचर में जो कार्बन आपके द्वारा छोड़ा गया है उसको कम किया जा सके, समाप्त किया जा सके, और इसी से पर्यावरण को बचाया जा सकता है। और इसी रणनीति के साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आपको पता है कि पंचामृत कार्यक्रम दिया, जिसमें एक उन्होंने टारगेट फिक्स किया कि 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 500 गीगावाट एनर्जी का उत्पादन किया जाएगा। दूसरा, 2030 तक ही नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से कुल ऊर्जा का 50% उत्पादन किया जाएगा। तीसरा, 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाएगा, और इसकी जो इंटेंसिटी है 2030 तक 45% नीचे लाई जाएगी, और अंतिम लक्ष्य नेट जीरो का 2070 तक प्राप्त किया जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भारत ने एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, जिसको UN ने भी मान्यता दी है। इसी के साथ आज हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। हमने आपको पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक का पूरा परिप्रेक्ष्य समझा दिया है। अब आप यहाँ से खुद सोच सकते हैं कि पर्यावरण की वर्तमान स्थिति क्या है और आगे क्या करना होगा, और भारत ने अपना योगदान किस तरीके से दिया है। नमस्कार।